आप लोग ये बताओ कि सभी का डाटा फीड, क्योंकि आप तो गूगल फॉर्म से ही कलेक्ट किया होगा तो ऑलरेडी आपका डाटा फीड ही है ना, तो एक्सेल शीट में ही होगा आपका डाटा, है ना? जी मैम। जी। हाँ, तो डाटा तो आपने ऑलरेडी फीड किया है तो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना? नहीं मैम। जी, ओके। मैम फिर भी थोड़ा सा रोशनी डालते हुए चले जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग बता दीजिएगा मैम, तो और ये जी मैम, हो सकता है शायद मतलब हो जाए। कुछ मतलब ये होगा मैम, तो उसको सही कर लिया जाएगा। जी, या गूगल फॉर्म का भी मैं दिखा देती हूँ। स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना? यस मैम। जी। तो देखिए, मैं दो शीट मैंने खोल के रखी है, एक दानिश का है, एक रजाउद्दीन का है। मैं आपको दिखाऊं, ये दानिश का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से आपके पास डाटा है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से लेकर कितने नंबर आपने दिए, इतने नंबर ऑफ आइटम्स आपने डाले हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 28 जो सवाल है या स्टेटमेंट्स है, तो उसका रिस्पॉन्सेस है यहाँ पे। और आखिर में जो है आपको यहाँ पे टोटल उसने करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और रजाउद्दीन का मैं 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ये तो वैसा ही आपको गूगल फॉर्म आया है, ये है वो, ठीक है। जैसे कि देखो, मतलब टाइम है, यहाँ पे नेम है, ईमेल है, जेंडर है। तो अगर आपके पास डाटा इस तरीके इस तरह से है, तो आप पहले इसको गूगल शीट के बजाय गूगल एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप पहले यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट करके जी पूरा डाटा को जो है एक्सेल शीट में आपको कन्वर्ट करना है। अब आप लोग एक्सेल शीट में गए तो आप लोग मतलब अच्छी तरीके से डिलीट ये कर सकते हैं फंक्शंस वगैरह। तो आपको जो जरूरी है यहाँ पे सिर्फ वही चीज रखिए, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि वो टाइम स्टैम्प आपको नहीं चाहिए, और ईमेल आईडी आपको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर से आपको गूगल फॉर्म से आप ले सकते हैं। तो आपको इसी तरह मिलेगा, नेम है, जेंडर है, क्योंकि जेंडर वाइज भी आप शायद करते होंगे, तो वहाँ पे जेंडर मिलेगा। और ये यहाँ से जो है वो सवाल शुरू है और या आखिर तक मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि दानिश का मैंने दिखाया था कि लास्ट में जो टोटल है, इसी तरह आपको भी लास्ट कॉलम में टोटल निकालना है। वहीं से आपको मतलब वो टोटल से ही आपका एनालिसिस शुरू करना है आपको। तो इसी तरह आपने गूगल फॉर्म एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कॉपी पेस्ट करेंगे, और आखिर में जो है आपको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ से ये आप देख सकते कि डी कॉलम से शुरू करके आपको यहाँ तक ही आपका रिस्पांस का मतलब स्केल में जो जितने भी वैल्यू डाला है, 1 हो या 2 हो या 3 हो, जितने भी, ये 5 पॉइंट स्केल है तो शायद 5 मैक्सिमम आया है। तो आपको यहाँ से डी कॉलम से एजी कॉलम तक का टोटल करना है। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि किस तरीके से टोटल करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है वो टोटल करने के लिए। यहाँ से लेकर ये वाला, ये जो फर्स्ट कॉलम से लेकर जहाँ से रेस्पॉन्सेस का कॉलम शुरू है, तो ये वाला जो है फर्स्ट जो सैंपल है, जैसे कि एक बच्चे का समझो कि ये मेरा रिस्पॉन्स है, तो ये फर्स्ट वाला रिस्पॉन्स मेरा है। तो यहाँ से मेरा रिस्पॉन्स शुरू है, तो यहाँ से लेकर लास्ट कॉलम तक जैसे कि आपको ड्रैग करना है, और ये एक एक्स्ट्रा कॉलम भी आपको ड्रैग करना है। और वो ड्रैग करके आप ऑटो सम पे जाइए, उसका मतलब टोटल, ऑटो सम पे जाइए और वहां पे क्लिक करिए।
तो आपको दिखेगा यहाँ पे 150, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आपको, समझ गए? यस जी मैम। यस मैम। यस मैम। जी, तो आपको इसी तरह ड्रैग करना है, कहाँ से रेस्पॉन्सर शुरू है वहां से आपको ड्रैग करना है। फिर दूसरा जो उसके लिए टोटल के लिए आपको फिर से वो प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो एक जो कॉर्नर पे एक बॉक्स मतलब यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस साइन भी आएगा, तो जैसे भी आप ड्रैग करेंगे उसका नीचे का भी टोटल आ जाता, ठीक है जी मैम। जी। तो आप इसी तरह करिए। तो जितना रेस्पॉन्सेस है आपका उतना आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। जी, इसी तरह जो है दानिश का जो है टोटल वाला कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट वाला कॉलम है ना, ये वाला। तो इसका जरूरत हमें नहीं है, जो ये वाला, ठीक है। तो हम जो है कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि आप क्वेश्चन वाइज कुछ एनालिसिस कर रहे हो, आप टोटल एनालिसिस ही करते होंगे, क्वेश्चन वाइज किसी का भी ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा एनालिसिस। इन केस है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये हमें टोटल यहाँ पे मिल गया है। तो इसने शायद ये कलर किया है कि कॉम्पोनेंट है, ये 5 कॉम्पोनेंट या 6 कॉम्पोनेंट्स है, तो अलग अलग कलर भी किया है। तो अगर आप कॉम्पोनेंट वाइज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ये कंपोनेंट का टोटल निकालना है, ये कंपोनेंट का टोटल अलग से निकालना है, और इसी तरह अलग निकाल के उसका टोटल भी करना है। अगर कंपोनेंट वाइज आप एनालिसिस कर रहे हो, जैसे कि एक पूरा टूल का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो लास्ट में जैसे ऐसे ये टोटल किया है इसी तरह से करना है। अगर आप पूरे टूल का कंपोनेंट वाइज कर रहे हो, जैसे कि 4 कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको अलग अलग से इसका टोटल निकालना चाहिए। तो जनरली जो है आप लोगों को सब टूल पूरा जो है टोटल निकाल के इसी तरह रखेंगे, जो लास्ट कॉलम पे आया है तो इसी तरह से निकालना। तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटस हमें पहले निकालना होता है, जैसे कि उसका प्रिलिमिनरी स्टेटस क्या है, मीन मीडियन मोड क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उसका स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, इतना हम निकालेंगे तो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या प्रिलिमिनरी स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप जैसे कि यहाँ पे फंक्शन का जो जी फंक्शन है, ये यहाँ पे जो बटन है ना फंक्शन एफएक्स वाला, जी मैम। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो डाटा में भी ये देखते हैं कि एनालिसिस का भी एक ये था फॉर्मूलास, यहाँ पे भी मिल जाता, नहीं तो एफएक्स में जाना चाहिए। तो आपको सबसे लास्ट कॉलम, जैसे कि ये कहाँ पे है जी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट कॉलम में हम कर्सर रखेंगे या वहां पे सेलेक्ट करेंगे और आपको एफएक्स में जाना है। तो मीन मीडियन आप पहले याद रखिए कि हमें पहले मीन मीडियन और मोड वो सारी चीजें देखनी है। तो यहाँ पे आप हमारे आसानी के लिए, सहूलत के लिए आप हम लिखेंगे कि मीन पहले देखेंगे और उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड, ठीक है। तो मीन के लिए क्या करना है, आपको एफएक्स में जाना है जी, एफएक्स में जाके यहाँ पे आप ऑल का ऑप्शन है, ऑल कैटेगरी, तो यहाँ पे जाके आप मीन को इसमें एवरेज लिखा होगा, तो आपको एवरेज में जाना है जी, एवरेज दिख रहा है ना जी एवरेज जी। तो जी, तो मीन के लिए आपको एवरेज सेलेक्ट करना है, फिर ओके दबाओ।
तो पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू का आपका मीन चाहिए, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं, नहीं तो हमें उसको सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। तो देखेंगे तो ये एच मतलब ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 जो सेकेंड रो पे है और एच कॉलम पे है, तो AH2 का मतलब वो सही है। और कहाँ तक है, AH 71 तक है, तो हम देखते हैं कि 71 ही है क्या। तो लास्ट कॉलम, तो हमारा 70 तक है, 71 तक है, सही है। 138 का मतलब ये 71 का कॉलम है, तो ये सही है। तो आपको यहाँ पे ओके दबाना, यस। तो आपका यहाँ पे मीडियन मीन आ गया है 119.95। ठीक है जी मैम, ये टोटल मीन है मैम? जी, टोटल मीन है, टोटल मीन है। अगर आपको बॉयज गर्ल्स का अलग चाहिए तो आपको पहले क्या करना है, आपका जो सैंपल है जैसे कि यहाँ से यहाँ पे मेल एंड फीमेल, इसके हिसाब से आपको सॉर्ट आउट करके अलग अलग करना है, मेल का अलग से, फीमेल का अलग से, और फिर उन लोगों का जो टोटल है वहां से लेके आपको मीन देखना पड़ेगा। जैसे कि ये टोटल सैंपल है 70, हो सकता है 35-30 या 30-35 के बीच में होगा, मेल 35 होगा या फीमेल 35 होगा, तो वो अलग अलग से आपको मीन निकालना पड़ेगा। ये इसका ये टोटल सैंपल का मीन है। ठीक है जी मैम जी। अभी जो हम लोग टोटल इसका मीन देख रहे थे मैम, तो हम लोगों ने पहले भी रॉ टोटल किए, उसके बाद फिर जब मीन देख रहे हैं तो फिर पूरे को लेकर के फिर जो है टोटल देख रहे हैं, तो ऐसे ही प्रोसेस होगा या मैम? मुझे लगा कि एक बार मैंने टोटल कर लिया तो फिर उसका सिर्फ मीन देख लें। आपको अलग अलग से टी टेस्ट करवाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखना है सैंपल वाइज, तो वो आप अलग अलग से कर सकते हैं या टोटल का भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में जेंडर वाइज डिफरेंस देखना हो या कोई मैनेजमेंट वाइज डिफरेंस देखना हो, तो वहां पे जो है आपको अलग अलग से मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन देखना पड़ेगा, या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप वहां पे लिख सकते हैं। अच्छा मैम, कंटिन्यू कर लें, फिर बाद में क्वेश्चन कर लेंगे, कंटिन्यू कर लें पहले। जी, तो ये मीन हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं फिर से बता रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम मीन देखेंगे। तो मीन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट जो कॉलम है वहां पे हमें क्लिक करना है, एफएक्स में जाना है, एफएक्स में जाके जो एवरेज है उसको देखेंगे कि एवरेज, तो एवरेज हमें मिलेगा, एवरेज सेलेक्ट करेंगे, ओके। और फिर हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 72 से लेकर, तो हम यहाँ पे ड्रैग भी ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब एंश्योर करने के लिए कि हम इतना ही सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आ गया है AG2 से लेके AG51 तक है, तो ये आ गया है। फिर ओके दबाएंगे तो यहाँ पे हमें मीन मिल गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मीन देखने का। सेम प्रोसेस है मीडियन का भी। तो मीडियन के लिए क्या करना है, एफएक्स में जाना है, तो उसमें मीडियन का आपको मिलेगा, जैसे कि मीडियन ऑल में जाना है और मीडियन का देखेंगे एम, जी मीडियन सेलेक्ट करना, ओके। और फिर आपको यहाँ पे वो सीरीज जैसे ही सेलेक्ट किया है आप लोगों ने, उसी तरह आपको फिर से सेलेक्ट करके देना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, तो AH2 से लेके AH71 तक, इसका मतलब जितना डाटा हमने फीड किया है उतने डाटा का मीडियन। तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे मीडियन भी आ गया है। इसी तरह मोड का भी आप देख सकते हो,
यहाँ पे जाएंगे और मोड, जी यहाँ पे मोड का भी ऑप्शन है। तो आपको वो सेम सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकता है कि AE71 से H2 मतलब इतना ही सेलेक्ट हुआ है। तो आप क्या कर लेना, जो भी शामिल है सेलेक्ट करो जी, और ओके। तो हमारा मीन मीडियन मोड हमें मिल गया है। ठीक है, इसी तरह इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का भी ऑप्शन है और स्क्यूनेस भी है और कर्टोसिस भी है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जी जी यहाँ पे STDEV ये लिखा है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन का है। गलती से P और S का मत निकालो, STDEV का ऑप्शन है यहाँ पे। वो हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूला है, वो सेलेक्ट कर लेना। और फिर जो भी आपका सैंपल है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का ओके दबाएं। समझ गए आप लोग? यस मैम। यस मैम। जी, इसमें कुछ डाउट है क्या? नो मैम। किसी को भी कुछ डाउट है तो अभी से क्लैरिफाई करके जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मीन और टी टेस्ट निकालने के लिए सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की जरूरत है। तो आप स्टैटिस्टिक्स में आप मतलब मैन्युअली करना चाह रहे हो टी टेस्ट, तो आप मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की मदद से यहाँ से ही मैन्युअली आप टी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं, मुझे अलग से मतलब इसमें ही करना है, तो आपको अलग तरीका है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ डाउट नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। जी ओके। मैम सिर्फ एक कंफ्यूजन यहाँ मीन में हो गया कि जैसे हम लोग वो भी देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों का मीडियन, मोड और मीन तकरीबन सेम आता है। तो हम लोगों ने सेलेक्ट करने में मैम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है शायद, देखिए मीन के लिए खास के। जी मतलब क्या सेलेक्ट करने के लिए कंफ्यूजन है? मीन में मैम हम लोगों ने शायद कि मुझे लग रहा है कि पहले तो हम लोगों ने रो टोटल को निकाल ही लिए थे, मगर जब मीन को जब निकाल रहे हैं तो फिर से वो रो जितने थे वो फिर जो टोटल है उनको भी शायद सिलेक्ट किए हैं, इसी वजह से रिजल्ट मीन का बहुत ज्यादा भाग गया है। हाँ यस यस यस, वो टोटल भी आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। तो जितना सैंपल आपने फीड किया है, जैसे कि यहाँ पे 50 दिख रहा है, तो 50 का ही आपको देना है। 51 आए तो उसमें मतलब फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका सैंपल 72 है या तो 72 का ही करना है। तो यहाँ पे जैसे कि दानिश का मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे भी एक टोटल लिखा था उसने, तो अगर वो भी उसमें इंक्लूडेड हो गया है तो आपका मीन गलत होगा। यस यस, अभी ठीक है मैम ना, ये रिजल्ट अभी ठीक है अभी वाला? हाँ ये वाला ठीक है। ओके मैम, ठीक है मैम, कंटिन्यू। अभी तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इतना ही करना है आप लोगों को। जैसे कि जितना सैंपल है वो सेलेक्ट कर लेना, फॉर्मूला सेलेक्ट करो, और जितना मतलब आपको ये वेरीफाई करना है कि जितना सैंपल आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, हो सकता है अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो सकता है, अगर यहाँ पे भी वैल्यू है तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करेंगे जितना आपका सैंपल है। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। अभी आप देखिए कि आपको टी टेस्ट करना है, तो टी टेस्ट में आपको जरूरी है कि 2 ग्रुप्स, बॉयज गर्ल्स हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकते हैं,
या कुछ रूरल अर्बन, जो भी आपके डाटा के हिसाब से, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगी। तो ये दानिश का आई डोंट नो कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल पे डिफरेंस देखना है हमें। जी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल नेम जो है, 2 स्कूल नेम यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब एक जो गवर्नमेंट स्कूल होगा, एक प्राइवेट स्कूल। तो आपको ये दोनों डाटा अलग करना है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक स्कूल है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे शीट में लेके जाइए आप, नहीं तो आपको मतलब कंफ्यूजन होगा। तो आपको क्या करना है जी, तो आप यहाँ पे कॉपी कर लिया है एक ग्रुप का, और दूसरे ग्रुप का भी इसी तरह आप करिए। जैसे कि आपका गर्ल्स एंड बॉयज है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का भी आपका सॉर्ट आउट करके करना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉर्ट आउट करना है आप लोगों को जी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। मैं फिर से एक बार बताऊंगी, एक बार मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। तो आपको इसका टी टेस्ट या निकालना है, नहीं तो इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि टी टेस्ट आपको निकालना है जी। तो यहाँ पे हमने टी टेस्ट लिख दिए, टी टेस्ट निकालना है। हाँ, और नेक्स्ट कॉलम में फॉर्मूला में आप जाएंगे तो वहां पे टी टेस्ट का ऑप्शन है, वो आप देखते हैं टी टेस्ट कहाँ है। दो 3 टी टेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आपको सही वाला चूज करना है जी। आ क्या है टी टेस्ट और भी नहीं जी, टी टेस्ट ओके जी। तो आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे कॉलम्स यहाँ, बॉक्सेस यहाँ पे दिया होगा कि अरे 1, अरे 2, टेल्स एंड टाइप। ठीक है, तो अरे 1 में क्या करना है कि फर्स्ट ग्रुप है आपका, उसका डाटा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो आप वैसा भी कर सकते हो कि यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो स्कूल है जी, यहाँ तक, जैसे कि खादरी हाई स्कूल तक का जो है एक ग्रुप है। हाँ, और दूसरा जो ग्रुप है एरे 2 में जो है दूसरा जो ग्रुप है वो यहाँ से शुरू है शायद जी, यहाँ तक है। तो हमारा 2 ग्रुप बच्चों का हमने सेलेक्ट कर लिए, गवर्नमेंट स्कूल का भी और प्राइवेट स्कूल्स का भी हमने सेलेक्ट कर लिए। और फिर नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि टेल्स, वहां पे आपका 1 टेल डिस्ट्रीब्यूशन है या 2 टेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके बारे में कोई जानकारी है आपको, आपका 2 टेल है या 1 टेल है? नल हाइपोथेसिस 2 टेल भी होता है ना जी, नल हाइपोथेसिस 2 टेल ही होता है ना जी। डायरेक्शनल मतलब कोई डायरेक्शन आप नहीं बता रहे हो या किसी में आप डायरेक्शन बता रहे हो, जैसे कि आप जैसे कि सही कहा आपने, नल हाइपोथेसिस 2 डायरेक्शनल ही है, क्योंकि उसमें हम कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहे हो। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है वहां पे कि देयर विल बी
हायर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बॉयज देन गर्ल्स। जैसे कि एक ग्रुप का जो है हम डिफरेंस बता रहे हैं कि ये ज्यादा होगा और या इसमें कम होगा। तो अगर डायरेक्शनल है तो हमें वन सेलेक्ट करना है, अगर टू टेल्ड है, सॉरी वन टेल्ड है तो वन करना है, टू टेल्ड है तो टू। तो आप सभी का नल हाइपोथेसिस है तो कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है वहां। टू टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और टाइप में भी आप देख सकते हैं कि पेयर्ड सैंपल हो, इक्वल वेरिएंट सैंपल हो या अनइक्वल वेरिएंट सैंपल हो। इसके बारे में कुछ आइडिया है? नो मैम। इसमें क्या है कि अगर मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हो तो एक ग्रुप का जो है प्री टेस्ट रिजल्ट, प्री टेस्ट आप ले लेंगे और उसके बाद उसमें एक एक्सपेरिमेंट करोगे और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट आप ले लोगे। तो वहां पे जो है आपका पेयर टेस्ट है, जैसे कि एक ही ग्रुप का जो है आप अलग अलग से डाटा ले रहे हो, है ना। जैसे कि एक प्री टेस्ट लिया आपने, एक्सपेरिमेंट कर लिया और पोस्ट टेस्ट ले लिए, तो वहां पे वो ग्रुप पेयर्ड है, सैंपल जो है पेयर्ड सैंपल है। अगर आपका ग्रुप बिल्कुल अलग है तो आपका टू मतलब सेकेंड ऑप्शन आएगा, आपका टू सैंपल टेस्ट है। तो यहाँ पे आपका पेयर्ड है या टू सैंपल टेस्ट है जो मैंने अभी आपको दिखा रहे हैं? ये पेयर्ड जी मेरे ख्याल से तो पेयर्ड होने चाहिए मैम, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट में देख रहे हैं। तो वो कहाँ पे पेयर्ड है? वो तो अलग अलग ग्रुप है ना। यस नहीं है? मैम, ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का अलग अलग शीट बता दीजिए मैम, कैसे पेयर्ड मतलब? 50 सैंपल। देखिए, एक ही ग्रुप का मतलब एक ही ग्रुप का दो टूल से आप डाटा ले रहे हो, एक ही सैंपल से दो बार आप डाटा ले रहे हो तो वो पेयर्ड सैंपल हो गया है। अगर अलग अलग ग्रुप है तो वो टू सैंपल है। जैसे कि यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप है ना, आपका टूल एक है लेकिन ग्रुप तो अलग है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। यस तो ये मैम अनपेयर्ड होगा मैम? जी, तो ये टू सैंपल है। अगर आपने जैसे कि आपका सैंपल एक है तो वहां पे एक दो टूल का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि एक क्वेश्चनर का भी किए और दूसरा वहां पे एक एप्टीट्यूड स्केल का भी किए, सेम सैंपल का, तो वहां पे आपका पेयर्ड सैंपल है और वहां पे आपको टीटेस देखना है तो वहां पे आप पेयर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है कि ग्रुप वाइज कर रहे, जेंडर वाइज कर रहे हो, मैनेजमेंट वाइज कर रहे हो, रूरल अर्बन वाइज कर रहे हो, तो आपका टू सैंपल है। यस मैम वन सैंपल में टू यूज करना है? जी, वन सैंपल आपका टोटल में आपको अगर दो टूल सेलेक्ट किया है, दो टूल का डिफरेंस देखना है तो आपको पेयर्ड सेलेक्ट करना है। ओके मैम। एक ही सैंपल में आप टोटल का ही इतना ही आप समझिए कि अगर टोटल का डिफरेंस आपको टी टेस्ट निकालना है, एक जो ग्रुप के टोटल में टी टेस्ट निकालना है आपको, तो वहां पे जाहिर सी बात है आपने दो टूल का इस्तेमाल किया होगा, तभी आप वहां पे डिफरेंस देख सकते हैं या कोरिलेशन वहां पे देख सकते हैं। लेकिन आपने दो अलग अलग ग्रुप में कोई भी आपने एक टूल किया हो या दो टूल किए हो तो अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि रूरल अर्बन है, मैनेजमेंट में गवर्नमेंट प्राइवेट है, मेल फीमेल है, तो उसका मतलब आपका अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो मोस्टली मैम टू पेयर सैंपल ही हम लोग करते हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, जैसे कि सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो वहां पे पेयर्ड है, लेकिन अलग है मतलब दूसरा है तो वहां पे टू सैंपल टी टेस्ट ही आप लोग देखेंगे। मैम मेरे केस में तो पेयर्ड होगा मैम। जी
मेरे केस में तो पेयर्ड होगा, मेरा 2 टूल है। जी, और- अगर आपको टोटल ही देखना है तो वहां पे आपको पेयर्ड ही लेना है। अगर आप मैनेजमेंट या जेंडर वाइज अलग अलग से देख रहे हो या मैनेजमेंट वाइज देख रहे हो एक ही टूल का, तो वहां पे आपको 2 सैंपल है। एटीट्यूड स्केल में आपको एटीट्यूड डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल है तो वहां पे 2 सैंपल है। एटीट्यूड डिफरेंस बिटवीन अर्बन रूरल है तो आपको 2 सैंपल है। अगर आप देख रहे हैं कि एटीट्यूड डिफरेंस आप जो है एक ही में नहीं दे, टोटल सैंपल का तो नहीं देख सकते हैं ना आप। एटीट्यूड प्लस एससीएस का कोई डिफरेंस आप देख रहे हो टोटल सैंपल का, तो वहां पे आपको पेयर्ड आएगा। जी मैम। मैम, जी ये इक्वल और अनइक्वल जी, ये वो क्या है? नेक्स्ट में बता रही हूँ जी। और तो पेयर्ड 2 सैंपल का समझ में आ गया ना आपको? जी मैम यस एक ही ग्रुप है, 2 अलग अलग रिस्पॉन्सेस है। अगर सपोज मान लीजिए बीएड स्टूडेंट्स है, ऑनलाइन का अलग, ये हम ऑफलाइन का अलग डायमेंशन है, तो इसमें जी। 1 पेड में आएगा ना मैम? जी जी, पेयर्ड आएगा आपका। अगर कोई जेंडर देख रहे हो, जैसे कि टोटल का ही देख रहे हो, तो पेयर्ड ही आएगा वहां पे, ठीक है जी। तो देखिए कि नेक्स्ट जो है 2 सैंपल इक्वल वेरिएंस है या 2 सैंपल अनइक्वल वेरिएंस है। इसका मतलब जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हम ये सोच के जाते हैं, आगे जाएंगे कि हमारा जो सैंपल है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम प्रोबेबिलिटी जो भी टेक्निक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर अनइक्वल वेरिएंस जैसे कि मीन मीडियन मोड जो है बिल्कुल भी अलग है दोनों सैंपल का, जैसे कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि अनइक्वल है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरेज ही है सभी का जो रिस्पॉन्सेस है। जैसे कि 70 से बीच में लेके या 40-50 से लेकर 60-70 तक ही सभी का रिस्पॉन्सेस आया है। लेकिन अगर देखिए कि यहाँ पे एक का 20 है, दूसरा 80 है, 100 है और 30 100 है, 30 90 है, तो ऐसा है तो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा वेरिएंस आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। तो इतने वो केसेस में जो है आपको अनइक्वल वेरिएंस का जो है लेना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको क्या बोलेंगे, इक्वल वेरिएंस इस्तेमाल के चलना है। जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमें आगे लेके चलना है कि हमारा 2 सैंपल वेरिएंस है बोल के, ठीक है जी जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मतलब रिजल्ट आ गया है, फिर भी हम देखते हैं। तो आपका टी टेस्ट का रिजल्ट आया है 0.028, तो उसका मतलब बिल्कुल भी इसके बीच में जो है 2 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 1.9 से ज्यादा आएंगे तो डिफरेंस है, 2.6 से ज्यादा है तो डिफरेंस है, लेकिन उसके नीचे आएंगे तो आपका बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि इतना ज्यादा भी डिफरेंस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट रेस्पॉन्सेस जो टोटल आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही है ना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस, टी टेस्ट का रिजल्ट आ गया है, यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो फिर से मतलब एक और बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ, टी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास जो डाटा होगा इसी तरह गूगल फॉर्म के डाटा, ये देखिए यहाँ पे जेंडर का कॉलम है, बाकी जो कॉलम हमें जरूरी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा हाइड करेंगे ताकि आसानी होगी हमारे लिए कैलकुलेशन करने में। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे जेंडर का कॉलम है, यहाँ पे उसका टोटल है। तो इसको हमें थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा पहले। तो जेंडर का कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम, नेम भी जरूरी नहीं है,
तो वो भी हम हाइड करेंगे। हाँ, तो जेंडर प्लस टोटल हमारे पास है, तो आपको सॉर्ट आउट करना है पहले। तो यहाँ पे आप सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन में जाइए, वहां पे फिल्टर कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन है, तो कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन जाके एक्सपैंड सिलेक्शन करो, सॉर्ट करो, और फिर पूछेंगे कि सॉर्ट बाय कौन सी कॉलम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है, तो हमें जेंडर के हिसाब से करना है, तो हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर के हिसाब से यहाँ पे पूरा जो कॉलम है और सॉर्ट आउट हो गया है। तो फीमेल पहले आया होगा जी, इतना फीमेल है, और इसके बाद जो है मेल का जो रिस्पॉन्सेस है। ठीक है, तो इससे हमें आसानी होगी कि सिलेक्शन करने में। नहीं है तो आपको क्या करना है, जेंडर एंड फीमेल को नंबर दे दीजिए, 1 फीमेल या 2 मेल को, ताकि आप इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, तो हमने टी टेस्ट के आगे जाएंगे कि टी टेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे टी टेस्ट, यहाँ पे कॉलम में टी टेस्ट चाहिए हमें, तो एफएक्स में जाएंगे, तो ये टी टेस्ट करेंगे। तो टी टेस्ट आ गया है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला जो है हमें फीमेल का सेलेक्ट करना है। तो आप फीमेल कितना है वो हम सेलेक्ट करेंगे जी, यहाँ तक फीमेल है, और सेकंड कॉलम मेल का है, तो मेल का सेलेक्ट करेंगे जी। और टेल में जो है, जैसे आपने कहा कि नल हाइपोथेसिस को, तो सेकंड 2 टेल डिस्ट्रीब्यूशन है, और टाइप जो है 2 है। तो इतना आपको सेलेक्ट करना है, फिर ओके दबाना है। तो आपका आ गया है 0.061, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा टी टेस्ट भी इसमें आ गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया टी टेस्ट कैसे निकालना है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। जी मैम। जी मैम। तो इसी तरह मतलब यहाँ पे मैंने ये, इसमें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तो यहाँ पे भी आप इसी तरह कर सकते हैं, जैसे कि टी टेस्ट का आपको निकालना है, ओके, और फिर जो बहुत आसानी से आप, एक मिनट जी, टी टेस्ट आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड जो है, सेकेंड कॉलम में ये वाला सेलेक्ट करोगे जी, और टेल 2 और टाइप 2 की तरह। ठीक है, तो सेम आंसर है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये देखिए 0.28907, 0.28907। तो ये आसानी है आप लोगों को, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो इसी तरह जो है आप टी टेस्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जी, टी टेस्ट में कोई किसी को डाउट है क्या? मैम, पूछना ये था कि टी टेस्ट में जैसे हम मतलब कि नल हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 1 टेल 2 टेल करते हैं, तो खुद स्टडी में मतलब कि हाइपोथेसिस नहीं होता है, तो फिर हम उसमें क्या सिलेक्ट करेंगे? हाइपोथेसिस नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए आप। ओके, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या लिखा है, जैसे कि 2 ग्रुप का लिखा है या मतलब जी मैम। हाँ, हाँ, तो मैम वहाँ पे हाँ देखना है कि मदारिस और स्कूल के असातिज़ा को के दरमियान मतलब क्या फर्क है प्रॉब्लम फेस करने में। हाँ, तो नल हाइपोथेसिस ही मान के चलेंगे आप वहां पे। ओके ओके, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब, क्योंकि इसी तरह का आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे हो, अगर टी टेस्ट का जो मतलब ऑब्जेक्टिव डिफरेंस देखना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको हाइपोथेसिस आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज एनालिसिस वगैरह करना है तो वहां पे हाइपोथेसिस की जरूरत ही नहीं है।
तो आप इसको टी टेस्ट में तो वो गुंजाइश ही नहीं होता है ना, 2 सैंपल सेलेक्ट करो, वो सैंपल सेलेक्ट करो, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है। उसी टाइम पे आप देख सकते हैं वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, वहां पे हाइपोथेसिस की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जो ऑब्जेक्टिव्स में, आपके स्टडी में कोरिलेशन हो या टी टेस्ट हो, तो वहां पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स रहे, हाइपोथेसिस प्लस ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ठीक है जी मैम। और मैम एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि जी मतलब कि पेयर्ड और 2 टेल वाला उसमें इक्वल अनइक्वल, तो मैम जी मेरी स्टडी में जैसे कि 100 मैंने सैंपल लिया था, तो मुझे जी 60 मतलब कि स्कूल के असातिज़ा मिले हैं और 40 मतलब मदारिस के। जी। तो इसको हम कैसे मैम देखेंगे? जैसे कि मैं चाह रहा था कि 50-50 आए। नहीं, नंबर ऑफ सैंपल से इससे कोई लेना देना नहीं है। इक्वल वेरिएंस का मतलब ये नहीं है कि सैंपल इक्वल हो, वो नहीं है। उसमें ये कहे कि उसका मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन मीन जो है, जो सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यू है, उसमें ज्यादा वेरिएशन है कि नहीं। जैसे कि एक ग्रुप का मीन जो है आपको 100 मिला है, मीन एवरेज में बता रही हूँ, और दूसरा ग्रुप का मीन जो है हो सकता है 90 मिले हो, तो वहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर एक ग्रुप का मीन आपको मिला है 40, दूसरा ग्रुप का मीन मिला है आपको 80 या 90, तो वहां पे बहुत वेरिएशन है। ठीक है, मीन की बात, वो सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल से कोई लेना देना नहीं है। आपका एवरेज जो वैल्यू मिलता है, तो वो उसमें बहुत बड़ा फर्क हो, तो वहां पे अनइक्वल वेरिएंस हम मान के चलेंगे। और एक का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें 5 मिल गया है, दूसरा का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें 12 मिल गया है, तो वहां पे हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। उसी हालत में जो है हम अनइक्वल मान के चलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि नॉर्मली जो है आप सभी का जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीट, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सही से स्टैंडर्ड में आता होगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलेंगे, तो इक्वल वेरिएंस ही हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ओके मैम। जी। तो टी टेस्ट जितना ही है जी। अगर एनपीसी को फॉलो करेगा तो इक्वल वेरिएंस कहेंगे। जी जी जी, नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी है तो अनइक्वल वेरिएंस है बेटा। अच्छा जी, तो वहां पे जो है हम का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें देखना होगा वहां पे। नहीं मैम, इनका क्वेश्चन था कि सेंट्रल टेंडेंसी अगर के फॉलो हो रहा है, तो उस केस में हम क्या ये इक्वल वेरिएंस बोलेंगे या अनइक्वल? स्टैंडर्ड टेंडेंसी, वही तो मैं बोल रही हूँ, मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन तो स्टैंडर्ड टेंडेंसी ही है ना। वो तो एनपीसी नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में से पूछा है ना शायद। हाँ जी मैम, ठीक है मैम, छोड़ दीजिए वो तो। मैम अगर परसेंटेज में बताना है रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव में, तो उसका भी एक बता दीजिए ना। हाँ, मैं बताऊंगी। टी टेस्ट में बताऊंगी, कोरिलेशन और परसेंटेज एनालिसिस में बताऊंगी आप लोगों को। हाँ मैम, एक चीज तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, वो जो आप जो अलग की थी जेंडर वाला, बॉयज गर्ल्स वाला, किस तरह अलग करना था, मतलब फिर से बता देंगे मैम? देखिए एक मिनट। जी, जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल फीमेल जो है यहाँ पे मिक्स्ड है ना? यस मैम। यस मैम। तो आपको पहले क्या करना है, इसको सिर्फ जो कॉलम आपको जरूरी है कैलकुलेशन के लिए, वही कॉलम को ही आप रखिए, बाकी को भी मतलब दूसरे शीट में सेलेक्ट करके बाकी को डिलीट करके सिर्फ वही कॉलम रखिए जो आपके मतलब जिनका आपकी जरूरत हो कैलकुलेशन में। ठीक है? ओके मैम। जी, तो यहाँ पे नेम का भी मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कैसे सॉर्ट आउट करना है मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आपको
ये कॉलम जो है, जो भी जितने कॉलम है दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके आपको दिखाएगा कि दूसरा भी कॉलम सेलेक्ट करना है कि नहीं। तो ये जेंडर का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिए और वहां पे ऑटो फिल्टर, ये सॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन है, वहां पे ये एरो मार्क में क्लिक करिए आप, तो वहां पे कस्टम सॉर्ट का भी ऑप्शन है, कस्टम सॉर्ट, ठीक है। और कस्टम सॉर्ट में आपको जाना है, फिर पूछेंगे कि ये जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उन्हीं को करना है या आपका सिलेक्शन को एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड ही करना है, क्योंकि हमारा टोटल भी उसके मुताबिक हमें सॉर्ट आउट करना है ना। जैसे कि ये मेल 150 है, तो यहाँ पे अगर सिर्फ यही कॉलम को करेंगे तो टोटल वैसा ही रह जाएगा यहाँ पे, तो वो अब हमारा डाटा भी गलत होगा। तो हमें ये कॉलम भी इसी हिसाब से सॉर्ट आउट करना है। तो एक्सपैंड सिलेक्शन का ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सिलेक्शन होगा, तो उसको सॉर्ट करिए, सॉर्ट में दबाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे, या जितने भी कॉलम हो जितने कॉलम हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगा। और फिर यहाँ पे कॉलम पे सॉर्ट बाय, कौन सी कॉलम के हिसाब से आपको सॉर्ट करना है वो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें जो है जेंडर के कॉलम के हिसाब से सॉर्ट आउट करना है, तो सॉर्ट बाय, तो यहाँ तो यहाँ पे दिया है ओके, ठीक है। तो मेल में यहाँ पे 150 था, तो यहाँ पे फीमेल आ गया है, तो उसका करस्पॉन्डिंग टोटल का कॉलम भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यस मैम, समझ गया। ओके, ठीक है मैम एक क्वेश्चन है जी। मैम, अगर कंपोनेंट वाइज मतलब मेरा 4 कंपोनेंट है, तो मतलब सबको अलग अलग निकालना जरूरी है क्या? मतलब एक साथ जोड़ के निकाल सकते ना? एक का छोड़ के निकालना मतलब? छोड़ के नहीं, मतलब मेरा मेल और फीमेल का डिफरेंस चाहिए। तो 4 कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट का मेल फीमेल का डिफरेंस अलग निकालना होगा या चारों? नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव्स में देखिए कि आपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है क्या कंपोनेंट वाइज आप डिफरेंस देख रहे हो। तो अगर नहीं लिखा है तो क्या तो सिर्फ आप ये चाहिए कि 2 सैंपल्स आना है, देखिए 2 ग्रुप्स का डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 2 ग्रुप्स के डाटा। तो वही तो कोरिलेशन, तभी तो कोरिलेशन आप देख सकते हैं। तो एक ग्रुप का तो नहीं देख सकते हैं, या टोटल सैंपल का देखना है तो वहां पे 2 टूल्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। या 2 ग्रुप का देखना है तो मेल फीमेल का भी देख सकते हैं, अर्बन रूरल का देख सकते हैं, या दूसरा भी आप कोरिलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप का मैंने अलग अलग किया है। तो आपको क्या करना है, जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए वो कॉलम में आप सेलेक्ट करो एक बॉक्स में, और फिर एफएक्स में जाइए, फिर कोरिलेशन पे कोरिलेशन देखो कि कोरिलेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कहाँ है कोरिलेशन। सॉरी, ऑल जी। कोरिलेशन देखिए CORREL, ये फॉर्म मतलब मिलेगा आपको शॉर्ट फॉर्म, उसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करना है, array 1 array 2, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। बहुत आसान है, फर्स्ट ग्रुप आप सेलेक्ट करिए, सेकंड में क्लिक करो, सेकंड ग्रुप सेलेक्ट करो, ओके। तो आपका कोरिलेशन वैल्यू आ गया है 0.15, ठीक है। तो नेगेटिव आया है इसमें, नेगेटिव कोरिलेशन।
तो उसमें आप लिख सकते हैं कि तो माइल्ड बहुत छोटा कोरिलेशन है, 0.1 ही है, बहुत वीक कोरिलेशन है, और एक ज्यादा मतलब जो भी है आप वहां पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। ठीक है, एक बार और बता दीजिए मैम। फिर से बताऊं? जी मैम। जी एक मिनट, दूसरा ग्रुप में ले लेती हूँ। मैम एक क्वेश्चन है जी मेरा 700 है जिसमें 50 गवर्नमेंट स्कूल हैं और 50 प्राइवेट स्कूल के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों के लिए अलग शीट बनाए हैं हम। जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए 2 स्कूल मैंने सेलेक्ट किया जी और प्राइवेट स्कूल के लिए 2 स्कूल सेलेक्ट किया, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स लिए दोनों स्कूल से जी गवर्नमेंट के लिए। तो हाँ। दोनों में टी टेस्ट, दोनों शीट का, दोनों अलग अलग शीट पे बने हुए हैं 50-50, तो दोनों का निकालना होगा तो वैसे ही टी टेस्ट निकालेंगे ना, दूसरे शीट में कॉपी कर। हाँ, उसमें मतलब डाटा एक ही शीट में तो तभी आसानी आप। ओके। हाँ, तो जैसे कि आप टोटल यहाँ पे जो है ना टाइटल लिखिए, इंसर्ट, आप टाइटल लिखिए यहाँ पे जो भी है आपका, तो आपको भी आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे एक और बार फिर से कोरिलेशन बता रही हूँ। इसका अनम्यूट है वो ये करो। तो यहाँ पे मैंने मेल एंड फीमेल का अलग अलग किया है, और इसमें यहाँ पे मुझे कोरिलेशन देखना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है मेल एंड, अगर आपको कोरिलेशन किसी भी चीज का देखना हो तो वहां पे सैंपल साइज जो है आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोरिलेशन आपको देखना है वहां पे एक सैंपल मतलब सब जो जेंडर वाइज आपको देखना है या रूरल अर्बन का कोरिलेशन देखना है, वैसा भी आपको देखना है, तो वहां पे आपको सैंपल साइज जो है सेम होना चाहिए। ये तो एक मतलब ये मैंने निकाला है, यहाँ पे रिलेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टी टेस्ट के लिए सैंपल सेलेक्ट किया है। तो मुझे जो है कोई भी हो, अगर आप कोरिलेशन देख रहे हैं तो आपका सैंपल साइज सेम होना चाहिए। ये मैम टी टेस्ट में तो जरूरी नहीं है मैम? नहीं, टी टेस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं है। टी टेस्ट मतलब कैसे भी आपका, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोरिलेशन देखना है, तो कोरिलेशन देखना है तो जरूरी है कि आपको सैंपल साइज सेम होना है। और वैसे भी कोरिलेशन आप देखेंगे टोटल सैंपल पे ही देखेंगे। हाँ, ये एक मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया था, इसलिए अलग अलग है। तो आप जो है आप कोई भी ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हैं कि आप कोरिलेशन एक टोटल सैंपल का ही देखेंगे, और वो भी उसमें 2 अलग अलग टूल रहेगा, तभी आप वहां पे कोरिलेशन देखेंगे। सर मैम, जैसे इन्होंने मेल फीमेल का देखा, अभी आपने जो ये किए, तो इसमें अगर थोड़ा भी वेरिएंस होगा सैंपल में तो नहीं हो पाएगा कोई? नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं बताऊंगी कि रजाउद्दीन का केस में 2 कोरिलेशन है, एटीट्यूड प्लस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कोरिलेशन देखना है रजाउद्दीन को। ठीक है, हाँ, तो इसने अगर 72 सैंपल का डाटा लिया है एटीट्यूड स्केल का, सेम 72 सैंपल का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी डाटा उसके पास होना चाहिए, तभी वो कोरिलेशन देख सकते हैं। जैसे कि सैंपल 500 है, आपने एक अचीवमेंट टेस्ट भी किया है, और उसका जो है कोई भी चीज का एटीट्यूड का टूल भी, स्केल भी आपने इस्तेमाल किए हो, तो दोनों सैंपल आपके पास रहेगा, एक एटीट्यूड का, एक अचीवमेंट टेस्ट का, 500 सैंपल का, तो वो आप दोनों में कोरिलेशन देख सकते हैं। यस मैम, ओके, थैंक यू मैम। जी, और एक और बात आप देखिए, गूगल फॉर्म आप जब दे रहे हो बच्चों को, अगर आपके पास जो है फर्स्ट टूल के रिस्पॉन्सेस 70 का आ गया है,
सेकेंड टूल का रिस्पॉन्स आपके पास 50 का आ गया है, तो आपको कोरिलेशन आप कैसे देखोगे? तो आपको ये कंफर्म करना जरूरी है, जितना 50 का आप ले रहे हो, मतलब कम वाला मैं बता रही हूँ, SCS में तो आपको 50 ही मिला है, एटीट्यूड में 70 मिला है, तो कम वाला रिस्पॉन्सेस आप चूज कर लीजिए 50 वाला, और आपको ये वेरीफाई करना है वही 50 लोग जो है आपका एटीट्यूड में भी रिस्पॉन्स दिया है, तभी तो आप कोरिलेशन देख सकते हो। यस मैम, मतलब दोनों का जो जिन्होंने मतलब एटीट्यूड यस, और सोशियो इकोनॉमिक्स में दोनों का सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। जैसे कि समझो कि ये मेरा रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड में मुझे 45 मिल गया है, हाँ ठीक है, और किसी और ने 50 दिया है, किसी और ने 49 दिया है, ठीक है, तो ये सिर्फ 3 सैंपल का मैं बताऊंगी, ये एटीट्यूड का वैल्यू है। और फिर हो सकता है गूगल फॉर्म में आपका SCS का जो वैल्यू है, हो सकता है कि फर्स्ट वाला मेरा नहीं है, किसी और का है, तो वहां पे जो है जो भी वैल्यू हम बताएंगे कि वहां पे 20 है, लेकिन सेकंड शायद मैंने फिल किया है तो वहां पे मेरा 15 है, और किसी थर्ड जो है हो सकता है कि फर्स्ट वाला थर्ड में फिल किया हो, तो यहाँ पे उसका 25 है। तो आप इसको कोरिलेशन कैसे करोगे, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्स है और ये ही मेरा रिस्पॉन्स है, तो इन दोनों को ही आप कोरिलेट कर सकते हैं ना। यस मैम, अगर वैसे कर देंगे तो रिलेशन ही नहीं निकल। हाँ ना, वो अगर आप निकालेंगे तो वो गलत होगा। जैसे कि मेरा एटीट्यूड और मेरा SCS से बीच में क्या ताल्लुकात है वो आपको निकालना है। अगर मेरा एटीट्यूड स्केल का स्कोर आपने ले लिए और SCS किसी और का है और उसके आपने कोरिलेशन देख लिए, तो वहां पे क्या फायदा है। तो आपको ये भी एंश्योर करना है कि जो फर्स्ट जो सैंपल दिया है एटीट्यूड का आपने लिया है, उसी का ही SCS का डाटा आपको लेना है, वो आपको सॉर्ट आउट करना जरूरी है, क्योंकि गूगल फॉर्म में ले रहे हो आप, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आपको उसी कोरिलेशन जब आप देखेंगे तो आपको एंश्योर करना है कि सेम ही आपको मिला है। मैं एक यहाँ पे मेल फीमेल निकाल देती हूँ क्योंकि वो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ये टूल 1 है, ये टूल 2 है, ठीक है। तो जी, तो ये फर्स्ट सैंपल है, ये सेकंड सैंपल है, तो फर्स्ट सैंपल का रिस्पांस टूल 1 में ये है और सेकंड का रिस्पांस टूल 2 में, सॉरी फर्स्ट का ही रिस्पांस टूल 2 में ये है। तो इसी तरह आपके पास डाटा है तो आप कोरिलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। तो ये निकालने से पहले हमें जो है वो जो स्टूडेंट है उनको मतलब सॉर्ट आउट करना होगा। जी जी, जी, जिन्होंने दोनों में रिस्पांस दिया है जी, और दोनों का मतलब रिस्पांस लिखना पड़ेगा, दोनों से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, अगर कोई किसी का छूट गया है तो अगर आपका सैंपल मतलब मिल रहा है तो वो निकाल दीजिए, वो ड्रॉप आउट कर लेना, ठीक है। यस जी, तो कोरिलेशन हमने चूज कर दिया यहाँ पे। तो फिर क्या है, फर्स्ट कॉलम चूज किए और अरे 2 जो है सेकेंड कॉलम चूज किए, फिर हमने ओके दबा दिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोरिलेशन वैल्यू जैसे कि R वैल्यू, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जिनका R वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नेगेटिव कोरिलेशन जो भी है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो आप देख सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोरिलेशन का वैल्यू जितना आपको मिला है। और जैसे ये जितना ही मतलब आपने एनालिसिस रिजल्ट में जितना वैल्यू आएंगे उसी को ही लिखिए आप। ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरिलेशन ज्यादा दिखाना, कोरिलेशन कम दिखाना, डिफरेंस दिखाना, या अगर टी-टेस्ट वैल्यू कम है तो आप सोचेंगे कि अगर डिफरेंस नहीं है तो ये हमारा स्टडी का क्या फायदा है। कुछ भी नहीं है, जो वैल्यू आपको मिलेगा वही आप लिखिए। अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस नहीं है,
उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो आप जितना वैल्यू आपको मिलेगा उतना ही आप वहां पे लिखिए, कोई तब्दीली करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन मत कर लीजिए अपने रिजल्ट पे। ठीक है जी मैम, ठीक है। यस मैम। जी। तो अभी मुझे लग रहा है कि टी टेस्ट कोरिलेशन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट परसेंटेज बताओ मैं। जी मैम। जी मैम। जी, एक ही टूल का रखेंगे। हाँ, तो परसेंटेज भी बहुत आसान है कि आप मतलब वो उसमें कोई फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले आपका जितना सैंपल है वो आपको काउंट करके रखना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे कितना सैंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंट 28 हाँ 28 है, और यहाँ पे सम भी आपको दिख रहा होगा, है ना, टोटल क्या है जी। तो हम यहाँ पे थोड़ा मतलब हमारी आसानी के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल यहाँ पे मिला है 28। ठीक है, तो हमारा टोटल सैंपल 28 है जी। और इसका भी टोटल, तो एक चीज का परसेंटेज हम कैसे निकालोगे, जैसे कि आपका मार्क्स का परसेंटेज है तो हम कैसे निकालेंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो परसेंटेज निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे? मैम वो तो ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स को जो है ना डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ, इसी तरह जो है जैसे कि हमने मतलब जितने भी आपको डाटा में मिला है, जैसे कि ये कहाँ पे दिखाएंगे मैंने, इसमें कोई, हाँ ये वाला ही निकालेंगे। ठीक है जी। तो दानिश आप बताओ कि इसका मैक्सिमम टोटल कितने मिलेंगे? दानिश है? हाँ जी। मैक्सिमम वैल्यू किसका मैम? यहाँ पे मतलब एक टोटल टूल तो यहाँ पे लिखा है ना आपने 28 जो आपका टोटल क्वेश्चंस है, तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे एक को? अगर पूरा जो है मैक्सिमम वैल्यू डाले हो तो एक को कितना मिलेगा? मैक्सिमम मैम नहीं मालूम। मैम इनका 140 होगा, मैम इनका 140 होगा, 140 होगा मैम। एक मिनट 140 मतलब 3 है क्या मैक्सिमम? 3 जी मैम मैक्सिमम 3 है मैम और 28 है मैम, तो हो जाएगा मैम। ओके मतलब 28 इंटू 3 है जी मैम 140। ट्वेंटी 3 है क्या? हाँ 84 5 है मैम। 24 5 नहीं 3 है मैम। 3 है, ओके ठीक है। तो आप देखने आप मैक्सिमम जो है एक को कितना मिलेगा, अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो पूरा पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से। इसमें जो है पूरा पॉजिटिव के हिसाब से देखा है तो 84 है मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम देखेंगे तो 28 है, तो मैक्सिमम निकाल के चलना है हमें, क्योंकि वो तो मैक्स ही रहेगा ना। जी मैम। जी हाँ, तो इसमें बहुत आसान है कैसे परसेंटेज निकालना है। इसको आपको एक इक्वल टू का साइन मारिए
और वहां पे आपको ये वाला जो ऑब्टेन्ड जो वैल्यू है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय आपको 84 डालना है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना है वो हम वहां पे डालना है 84। ठीक है, तो कितना आएगा 0.85। उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे नंबर में। जी मैम, सिंपल दिख रहा है। हाँ, तो परसेंटेज सेलेक्ट करो तो आपका परसेंटेज यहाँ पे आ गया, और बाकी का जो है सिर्फ ड्रैग करो, आपको पूरा जो है परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है मैम, एक सवाल है मैम। जी, एक मिनट बेटा। तो ये देखिए कि ये इंडिविजुअलाइज परसेंटेज हमने निकाला है, इंडिविजुअलाइज, लेकिन परसेंटेज एनालिसिस में आपको जो है यहाँ पे जो है क्वेश्चन वाइज निकालना पड़ेगा। ठीक हम क्या और या बिलो 8 कितने दिए हैं, तो वो सारे चीजें जो है आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, तो हर क्वेश्चंस का आपको सॉर्ट आउट करना है कि 3 कितना है उसमें, 2 कितना है, 1 कितना है, और उसके हिसाब से आपको, एक मिनट जी, जैसे कि इसमें हाई स्कोर जो भी है, या एवरेज या लो, ये मान के चलेंगे हम। जैसे कि 3 किसने दिया है, एवरेज किसने दिया है, लो कितने दिए हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल का हम इसी तरह परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतना परसेंटेज लोग रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन स्केल वाइज भी हम कर सकते हैं। अगर 5 पॉइंट स्केल है तो 5 रेटिंग, मतलब 5 स्ट्रांगली एग्री कितने लोग दिए हैं, एग्री कितने लोग दिए हैं, डिसएग्री कितने लोग दिए हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री कितने लोग दिए हैं, अनडिसाइडेड कितने लोग दिए हैं। इसकी हिसाब से जो है हम 5 अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे। जी यस मैम। जी मैम अगर डायमेंशन वाइज परसेंटेज में देखना है तब डायमेंशन वाइज, हाँ तो डायमेंशन वाइज है तो आप यहाँ पे इसका टोटल निकालिए बेटा। देखिए इतना है, इसका टोटल निकालिए, और इसका टोटल कितना आएगा, ऑब्टेन्ड कितना है, मैक्सिमम कितना है, उससे डिवाइड करिए। जी मैम, ठीक है जी। उसको फिर बार ग्राफ वगैरह से बता सकते हैं। मैम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अभी जो मैं बोली उसका भी एक एग्जांपल बता दीजिए। जी मैं बता रही हूँ। तो परसेंटेज का समझ में आ गया क्या मैम? परसेंटेज में आपने जो डायमेंशन बेस भी बताया है ना, तो उसमें 5 रेटिंग स्केल है, तो 5 को भी बता सकते हैं, या हम इसमें 3 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना मैम? नहीं, आप अगर 5 पॉइंट स्केल ही बनाया है तो 5 पॉइंट स्केल ही आपको बताना है। आप इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस के वक्त उसको 3 पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। यही पर मैं पूछ रहा हूँ मैम कि जैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है मैम और निगेटिव स्टेटमेंट होता है मैम, तो अभी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में बताएं कि जैसे इस तरह से परसेंटेज निकलेगा, और अगर निगेटिव रहेगा तो फिर कैसे करेंगे मैम? उसका जो मतलब तो भी सेम है, आपका मैक्सिमम इसमें फर्क होगा। मैक्सिमम जो आपने बताया ना 84 हमने मान के चले थे, हाँ, मैक्सिमम जो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क है। तो अगर यहाँ पे 28
में मतलब स्कोरिंग प्रोसीजर जो होगा मैम निगेटिव और पॉजिटिव का उसको फॉलो जैसे करना कि मुझे लग रहा है कि इसके हिसाब से 72 डाला है तो इसमें पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये 72 ही आया है ना, जो वैल्यू आया है 72 मैक्सिमम है, 84 के करीब आया है, तो ये पूरा पॉजिटिव मान के ही चला है। जी मैम। जी। और एक सवाल और है मैम, मतलब अगर 3 पॉइंट स्केल अगर हम लिए हैं मैम, हाँ, तो मतलब 4 लेवल में देख सकते हैं मैम, 4 या 5 लेवल में अगर किसी का नो अगर नो देखना नो, है। नहीं नहीं, नहीं आपने देख 3 सकते। पॉइंट स्केल में लिया है डाटा, फिर आप 5 में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप 3 में ही कर सकते हैं। जी मैम, ठीक है मैम। और 5 पॉइंट है तो वो 5 में ही आप कर सकते हैं, आप उसको मतलब इधर उधर नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है। मैम जैसे आपने 3 पॉइंट के लिए आपने बता दिया, जैसे हाई मीडियम लो 3 में हाँ। कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 5 रहेगा तो इस तरीके से किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं 5 में? आप ऑप्शंस क्या दिया है 5 पॉइंट में, उसके हिसाब से करो। मैंने बताया था ना, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांग डिसएग्री, अनडिसाइडेड, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री। जैसे कि ऑप्शंस आपने क्या दिया है उसी को आप वहां पे लिखिए। मैम जैसे मेरा ऑप्शन है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, रेयरली, नेवर, तो इसका तो वही लिखिए आप। कितने लोग ऑलवेज रिस्पॉन्स दिया है, कितने लोग रेयर रिस्पॉन्स दिया है, कितने लोग ऑफन दिया है, उसी को देखिए आप। तो फिर मैम फिर कैसे बताएंगे ओवरऑल कि हमारा कितना जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्टिव है कि एमएस वर्ड के ताल्लुक से अवेयरनेस मालूम करना है, तो कैसे बताएंगे कि तो आप बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है और इसमें इतने परसेंटेज लोग ऑलवेज रिस्पॉन्स दिया है, इतने परसेंटेज लोग रेयर रिस्पॉन्स दिया है, इतने परसेंटेज लोग ऑफन रिस्पॉन्स दिया है। आप क्वेश्चन वाइज बता सकते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ मैम डायमेंशन वाइज भी बता सकते हैं ना मैम? डायमेंशन, हाँ जी, आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि डायमेंशन वाइज है तो यहाँ पे देखिए दानिश का तो 6 डायमेंशन है, तो डायमेंशन वाइज भी बता सकते हैं डायमेंशन में। लेकिन क्या है कि आपको वो 5 क्वेश्चन का बताना पड़ेगा कि ये डायमेंशन में इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इतने लोग जो है उसमें मतलब पॉजिटिव जितने मतलब आपका ऑप्शन कैसा है उसके हिसाब से आप उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर आपने क्या डायमेंशन लिया है और उसमें आपने कैसे रिस्पॉन्सेस के लिए दे दिया है? मैम मेरा फर्स्ट वाला अवेयरनेस के ऊपर है मैम, OER से रिलेटेड कि कितना हाँ। बच्चे OER से अवेयरनेस रखते हैं। जी, कंपोनेंट है अवेयरनेस। हाँ मैम डायमेंशन है मेरा यहाँ पर। हाँ जी, हाँ हाँ। तो उसमें डायमेंशन के बेस पे हम कैटेगराइज किए हैं। जी, तो आप ये वहां पे बता सकते हैं कि ये डायमेंशन अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें इतने परसेंटेज लोग जो है, ऑप्शंस क्या क्या दिया है आपने? मैम स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है मैम। हाँ, तो वो 5 चॉइसेस के मुताबिक आप वहां पे बता सकते हैं। ओके मैम। जी मैम 190 में तो फिर कैसे बताएंगे? 190 में तो नहीं बता सकते ना। वो क्वेश्चनर है ना बेटा, तो आपको आसान मतलब बिल्कुल भी आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको यस रेस्पॉन्सेस इतना है, नो रेस्पॉन्सेस इतना ही बताना है। अच्छा ठीक है जी। और मैम जिस क्वेश्चन आयर में अगर वो मार्किंग वाला सिस्टम है कि टोटल उसने कितना मार्क्स किया, रिस्पांस वाले में अगर मैंने टेस्ट ले रहे हैं और उसमें वो इंडिविजुअल का मार्क्स देख रहे हैं, तो उसमें फिर कैसे करना मैम? वही तो मैं बोल रही हूँ, कितना मार्क्स मिले हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। एक इंडिविजुअल वाइज आप कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल बता सकते हैं कि इसको इतने टोटल मिला है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, आसिफ हुसैन का परसेंटेज इतना मिला है, खुर्शीद को इतना मिला है परसेंटेज, जैसे कि मैक्सिमम कितना मिला है वो आप बता सकते हैं। ओके।
जी, या क्वेश्चन वाइज बताना है तो आप ये बता सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में इतने परसेंटेज इतने लोगों को यस मिला है, या फर्स्ट क्वेश्चन में इतने परसेंटेज लोगों ने नो किया है। मैम तो जिनका अचीवमेंट टेस्ट हो तो टेस्ट वाले में इनका सिस्टम मैंने किया, तो उसमें टोटल ही देखना है या क्वेश्चन वाइज भी देखना है? आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव में आपने क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के बारे में लिखा है या इंडिविजुअल वाइज के बारे में लिखा है, तो उसके हिसाब से आप बता सकते हैं अपना एनालिसिस। ओके मैम। जी जी, तो कोरिलेशन समझ में आ गया? सॉरी, परसेंटेज एनालिसिस। यस मैम। यस मैम। जी, तो अब हम डाटा मतलब कहाँ जाएंगे? हाँ, ग्राफिक या रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिक जी, तो ग्राफिक या रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से आप जी मैम परसेंटाइल कैसे निकालेंगे वो बता दें एक बार। परसेंटाइल में भी परसेंटेज आपको मिले तो उसमें से परसेंटाइल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी फंक्शन में आप जाके कर सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है मैम गेट तलबा से ऑनलाइन दर्शक तदरीस के मुताबिक जानकारी हासिल की। तो वहां पर परसेंटेज ही है ना, परसेंटाइल कहाँ से निकालना है आपको? परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज ही है वो, परसेंटाइल में हमारे एनालिसिस में कहीं पे नहीं निकालते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है जी, तो देखिए कि अभी मैं ग्राफ के बारे में बता रही हूँ, तो डायमेंशन वाइज आपको ग्राफ बनाना है या मेल एंड फीमेल वाइज आपको ग्राफ बनाना है, जो भी सेक्शन वाइज आपको ग्राफ बनाना है, तो पहले ये जरूरी है कि जो भी चीज का है हमारे पास टोटल के हिसाब से ग्राफ निकाल सकते हैं या मीन के हिसाब से या स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। ठीक है, एक तो टोटल के हिसाब से आप देख सकते हैं या मीन के हिसाब से या स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से। ठीक है, ये तीनों के मतलब पूरे सैंपल का आप अलग अलग से नहीं करेंगे, मतलब जितना डाटा है उसके हिसाब से। पहले आपको अगर 1 2 3 डायमेंशन है आपका, जितने भी डायमेंशन हो, तो उसका टोटल क्या है, हर डायमेंशन का टोटल क्या है वो आपको पहले निकालना पड़ेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल है मेरा, मतलब मैक्सिमम स्कोर मुझे हर डायमेंशन में कितना मिला है उसके हिसाब से, तो टोटल के हिसाब से निकालना है। तो मैं मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रही हूँ। तो इसी तरह आपके पास डाटा होना चाहिए, एक तो डायमेंशन और दूसरा जो है टोटल कॉलम। या यहाँ पे डायमेंशन में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि अवेयरनेस हो, हाँ, एटीट्यूड हो, और क्या है दूसरा, बैरियर जी, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो भी है आप यहाँ पे जो भी टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन जी, यूज ऑफ हो गया है एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो भी आप अपना ये है डायमेंशन है वो आप लिख सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, तो ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करिए यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशन भी हमने सेलेक्ट कर दिया, टोटल भी सेलेक्ट कर लिया है। और फिर हमें इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट का ऑप्शन है, तो जहाँ पे आपको कौन सा वाला चाहिए वहां पे आप जा सकते हैं। बार डायग्राम हो, पाई डायग्राम हो, कोई भी चार्ट आप यूज सेलेक्ट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे पाई डायग्राम सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे चार्ट आ गया है। तो आप इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, जब आप चार्ट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, यहाँ पे कहाँ है जी, यहाँ पे आप टोटल यहाँ पे हेडिंग दिया है, तो ये हेडिंग आप बदल सकते हैं कि मतलब ग्राफिक या रिप्रेजेंटेशन,
जो भी आपका टाइटल चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस। जो भी है आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं और उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जो दिया है वो भी आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे जाके फिर से आप उसका चार्ट का जो डिजाइन है, अगर यहाँ पे बार डायग्राम चाहिए तो आप अपना चार्ट टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाला चाहिए, दूसरा वाला कॉलम वाला चाहिए तो कॉलम, मुझे ये चाहिए तो ये वाला मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप अपना चार्ट बदल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेगा कलर चेंज करने के लिए, देखिए फिल करने के बॉर्डर चेंज करने के लिए और टाइटल का प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट, सारे चीजें आप चेंज कर सकते हैं। फिर से बताना है क्या चार्ट? एक बार और बताइए। ठीक ठीक है, तो ये दूसरा जो है मैं मीन का बता रही। अगर मुझे जेंडर, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मुझे मीन के हिसाब से, तो मेल का जो मीन मुझे मिला है या टी टेस्ट के हिसाब से, मुझे टी टेस्ट में जो वैल्यू मिला है उसके हिसाब से मुझे करना है। तो टी टेस्ट में जो है 0.5 मिला है और इसमें जो है 1.2 मिला है। ठीक है, तो टी टेस्ट की वैल्यू के हिसाब से मुझे करना है, तो मुझे इसी हिसाब से सेलेक्ट करना है, जेंडर को भी और वैल्यू को भी, और इंसर्ट में जाना है और जो भी मुझे चार्ट चाहिए तो वो चार्ट को सेलेक्ट करो तो वो आ जाता। तो आप यहाँ पे जाके इसका हेडिंग बदल सकते हैं कि टी टेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिजल्ट ऑफ टी टेस्ट जो भी है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फीमेल का वैल्यू इतना है, फीमेल का वैल्यू इतना है। इसमें मैम साइन तो मेंशन की जरूरत नहीं है ना, अगर नेगेटिव में भी आएगा तो नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके जी मैम इसको जी, ये रिजल्ट को पेस्ट वर्ड में करने के लिए डायरेक्ट हो जाएगा ना? देखिए हम जो है मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट। जी देखिए, कोरिलेशन का हर रिजल्ट हम ऐसा लिखते हैं जैसे कि वेरिएबल्स का नाम और नंबर सैंपल और आर वैल्यू और सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे, जैसे कि हमें सिर्फ यही मिल रहा है जो हमारा रिजल्ट, लेकिन हमें टेबल इसी तरह से लिखना है कोरिलेशन का। ठीक है, ओके जी और देखिए कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का टेबल है, तो हमें इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, जैसे कि टोटल कितना है हमारा सैंपल, तो हर स्केल का टूल का नाम या वेरिएबल का नाम अलग अलग से लिखेंगे, और मीन कितना मिला है, मीडियन कितना मिला है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्क्यूनेस कितना है, वो सारी चीजें हमें लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो है टी टेस्ट का मैं देखती हूँ, एक मिनट। टी टेस्ट का कहीं पे है क्या? मैम डिस्क्रिप्टिव में आपने जो है 4 मेंशन किया तो उतना काफी है ना मैम, मीन जी काफी है और जरूरी नहीं है। जी एक मिनट।
जी टी टेस्ट का जो टेबल है ना में भी नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, टी टेस्ट का जो टेबल है आपको ऐसे करना है। टी टेस्ट टेबल जो है 1, ठीक है, एक में जो है आपका सैंपल या जो भी है सैंपल, सब सैंपल जो भी है सैंपल रहेगा। फिर टोटल सैंपल कितना है, टोटल यहाँ पे वेरिएबल भी लिख सकते हैं, सैंपल या वेरिएबल। ठीक है, आपको जो भी आपका सैंपल है, जो वेरिएबल है वो आप लिख सकिए टोटल सैंपल, और फिर यहाँ पे मीन, और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन, एक और कॉलम चाहिए, वहां पे आपका टी वैल्यू लिख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे टी वैल्यू। ठीक है, और आपको क्या करना है, पहले सैंपल कौन सा वेरिएबल है, जैसे कि एटीट्यूड है आपका, और फिर दूसरा एससीएस है। तो दो, क्योंकि दो ग्रुप तो चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे मेल हो या फीमेल हो, तो जो भी आपका सैंपल है, जो भी आपका वेरिएबल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया है सब सैंपल वाइज टी टेस्ट। तो यहाँ पे टोटल मतलब टोटल नंबर सैंपल, वहां पे टोटल सैंपल कितना है, ये सैंपल वेरिएबल नेम जेंडर वाइज नेम है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, और मीन यहाँ पे कितना हमें एक्सेल शीट में रिजल्ट मिला है वो यहाँ पे आप लेके आना चाहिए। ठीक है, जितना मिला है वो लिखिए, और 4.2 है या 3.8 है, और फिर यहाँ पे टी वैल्यू समझो कि हमें 0.32 मिला है, तो यहाँ पे ये हमारा टी वैल्यू हो गया है। तो इसको थोड़ा मर्ज करना चाहिए क्योंकि ये दोनों ग्रुप का टी वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आपको डिसर्टेशन में लिखना है कि रिजल्ट ऑफ टी टेस्ट या टी टेस्ट रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल बोल के इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लिखना है आपको, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो इसी तरह आपको रिजल्ट या जो भी है एमएस वर्ड में लिखना है। ये सारी चीजें आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वर्ड फाइल में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टेबल वगैरह यहाँ पे बनाना है, वैल्यू वहां से पुट करना है। जी 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 जी, ये टोटल सैंपल, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन या एसटी। यहाँ पे सैंपल, सब सैंपल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी लिख सकते हो। अगर आप वेरिएबल लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है एटीट्यूड, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल का नाम आपको समझ में आना चाहिए, और उतना। ठीक है जी, भी लिखा है ना, जी, भी लिखा है, क्या है, परसेंटेज भी तो होगा ना टेबल में। हाँ, परसेंटेज भी इसी तरह से, जैसे कि क्वेश्चन वाइज है तो आपको रिजल्ट ऑफ क्या है, क्वेश्चन वाइज परसेंटेज एनालिसिस। ठीक है, तो और फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा टेबल सीरियल नंबर के लिए, क्वेश्चन के लिए परसेंटेज लिया। ठीक है, तो आपका सीरियल नंबर हो गया, क्वेश्चन या जो भी डायमेंशन है तो डायमेंशन, और फिर यस रिस्पांस कितना है, नो रिस्पांस कितना है। नहीं तो आपका जितना रिस्पांसेस है उसके हिसाब से आप, या स्केल में है तो वो स्केल का स्ट्रांगली डिसएग्री कितना है, एग्री कितना है, तो ये फिर लिखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना है, व्हाट इज योर जो भी है, डू यू नो अबाउट एमएस वर्ड, do you know about
MS वर्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपने ये क्वेश्चन लिख दिया जी। तो यस परसेंटेज, हमें वहां से परसेंटेज कितना मिला है, तो 65 मुझे यस परसेंटेज मिला है और 35 नो मिला है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको हर क्वेश्चन का अलग अलग से करना है। अगर स्केल का है तो एग्री डिसएग्री जितने भी है ऑप्शन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो एग्री कितना मिला है, डिसएग्री कितने हैं, अनडिसाइडेड कितने हैं, इसी तरह आपको अलग अलग से कॉलम बनाना है। मैम टी टेस्ट में डीएफ वैल्यू का भी कॉलम डालना पड़ेगा क्या? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं, वो अनोवा में चाहिए। टी टेस्ट की कॉलम में मतलब टी टेस्ट के रिजल्ट में नहीं डालना है आपको। और सिग्निफिकेंस का भी टेबल बनाना है उसमें? नहीं, आप यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे ये स्टार डाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप कर सकते हैं कि सिग्निफिकेंट, जैसे मेरा एक 0.01 लेवल या 0.05 लेवल ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मेरा एक सिग्निफिकेंस पॉइंट 2 लिखना पड़ेगा। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टार मार्क देख के, यहाँ पे नीचे भी लिख दिया है, ठीक है। सिग्निफिकेंट 0.01 लेवल या सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल, वैसा भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे ये स्टार हटा दीजिए और यहाँ पे दूसरा जो राइट यहाँ पे कर दीजिए और सिग्निफिकेंट यहाँ पे डालो, सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे 0.05 है, 0.01 है, यहाँ पे सॉरी इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। तो अगर आपको डालना है तो आप नीचे भी डाल सकते हैं, कोई यही नहीं है कि कॉलम में ही डालो, लेकिन ये कॉलम हटा के आप जो है सिग्निफिकेंट यहाँ पे भी लिख सकते हैं या नॉट सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं। डीएफ का मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है? नहीं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम सिर्फ हमें अनोवा में जरूरी है, टी टेस्ट में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके जी मैम, इसी तरीके से काई स्क्वायर का भी बता सकते हैं? देखो काई स्क्वायर तो इसमें मतलब एक्सेल में तो थोड़ा बहुत ये है, SPSS में तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, और अनोवा भी, क्योंकि इसमें तो नहीं है एक्सेल में अनोवा, उसमें मतलब कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है। SPSS में बहुत आसानी से हो जाता है। कितने लोगों का स्क्वायर है, कितने लोगों का अनोवा है? मैम मेरा का स्क्वायर है। हाँ, एक का है, तो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी तो का कराना वाली को भी जरूरत नहीं है। आप दोनों थोड़ा मुझे व्हाट्सएप करो तो मैं बता देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। तो ये समझ में आ गया क्या सभी को? यस मैम। जी मैम। कुछ डाउट है? तो ऑलमोस्ट हमने टाइम पे कंप्लीट कर दिया है। एक जो हाँ डाटा एंट्री और क्या है, कोरिलेशन, टेस्ट, परसेंटेज एनालिसिस, फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास गूगल फॉर्म में डाटा होगा, तो उसको सॉर्ट आउट करना एक फर्स्ट जो स्टेप है, उसको सॉर्ट आउट कर लेना, और सॉर्ट आउट करके जो है बहुत आसानी से आप सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेल को अलग करना है, फीमेल को अलग करना है, रूरल को अलग करना है, अर्बन को अलग करना है, तो अलग अलग से डाटा अपने पास रखिए, और जो फंक्शंस में जाके जो डाटा को सेलेक्ट करना है वो सही तरीके से सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका डाटा सही सिलेक्शन हो गया है तो आपका रिजल्ट भी सही तरीके से आ जाएगा। जी ओके, शुक्रिया मैम।
मैम ये बहुत लास्ट में जो टेबल्स बताया मैम उसको शेयर कर दीजिए। हाँ मैं शेयर करूंगी। हाँ मैम एमएड ग्रुप में डाल दीजिएगा जी 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 ये रिकॉर्ड। जी जो रिकॉर्ड किए हैं डाल दीजिएगा मैम, रिकॉर्ड। ओके ओके, रिकॉर्ड भी किया है शायद हमने। हाँ जी मैम अगर कहीं डाउट हो तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। रिकॉर्डिंग जो है पता नहीं वो गूगल, आपका गूगल ड्राइव के थ्रू ही ओपन होगा क्योंकि ज्यादा जीबी होंगे इसमें, तो आपके गूगल ड्राइव के जरिए से ही आप ओपन कर सकते हैं। तो आपकी ईमेल आईडी में मुझे भेजना पड़ेगा। यस मैम, उसमें कंडीशन है मैम, वो सारे ईमेल आईडी फिर आपको जोड़ने पड़ेंगे उसमें। जी 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 यस यस यस। ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है तो वो है शहबाज भाई के पास, तो वो भेज देंगे सबका। तो आप हाँ ठीक है, तो सभी का एक साथ मेरे पास भेजेंगे तो सभी के साथ में शेयर करूंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस मैम, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हुए मैम आज। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, जी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी मैम, शुक्रिया मैम। तो सभी लोग अपना अपना एनालिसिस खुद से करिए, ठीक है जी कोशिश कर रहा हूँ। चलो ये वसीम, हमारा वसीम है क्या? नहीं मैम, वसीम अभी नहीं जुड़ा। मैम वसीम भाई मैसेज कर रहे थे, उनका वही शायद कुछ मसला ही है तो वो रिकॉर्डिंग को चाह रहे थे कि रिकॉर्डिंग अगर कोई की। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास है। जो ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर करो तो मैं सभी को मैं भेज देती हूँ, ठीक है? यस मैम। जी मैम, शहबाज भाई थैंक है यू ना वेरी क्लास? मच। शहबाज भाई? जी 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 मैं कर रहा हूँ। हाँ जी ओके ओके, थैंक यू सो मच। जी मैम। लेफ्ट हो सकते ना मैम हम लोग? जी जी बिल्कुल, मैं भी लेफ्ट हो जा रही। यस मैम, बहुत बहुत ओके ये बताइए कि मुझे जो एस्थेटिक्स में क्या क्या इस्तेमाल करना होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन। जी एस्थेटिक्स जो है क्या क्या इस्तेमाल करना होगा समझ में नहीं आ रहा है। अभी इस वक्त में आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके बारे में कंफ्यूजन है आपको? जी जी देखिए, प्रपोजल में आपने पहले शुरू से ही लिखा है कि आपने कौन से स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करोगे। आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स भी आपने डिसाइड किया होगा उस वक्त। एस्थेटिक्स में प्रपोजल में नहीं दिखता था, सब जो है वो उल्लेख कर दिए थे कि उसमें नहीं, जो भी है अभी डिसर्टेशन सबमिशन का वक्त है, एनालिसिस के रिजल्ट देने का वक्त है, तभी स्टैटिस्टिक्स के बारे में डाउट है बता रहे, तो मैं क्या क्या बताओ? आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके हिसाब से देखिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड आपको इस्तेमाल करना है। मैम जी मैम, एक डिजर्टेशन में अगर एक ही हम स्टैटिस्टिक्स टूल अपनाए तो चलेगा या एक से ज्यादा होना चाहिए? क्या है? यानी मेरा जो है हम परसेंटेज एनालिसिस कर रहे हैं तो सिर्फ परसेंटेज एनालिसिस ही करेंगे या इसके अलावा और भी कोई उसमें अपनाना होगा, कोई और टूल, कोई और स्टैटिस्टिक्स? आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको करना है। आपको सिर्फ परसेंटेज एनालिसिस का ही आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है, उतना ही आप लिखिए, उतना ही आप करिए। ओके मैम, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है ओनली परसेंटेज के ही अकॉर्डिंग है। हाँ तो वही करिए, आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू जी। और इंतखाब आप अपने सुपरवाइजर से थोड़ा डिस्कस कर लेना, कौन सा एनालिसिस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करना है, वो डिसाइड करके आप आगे चलिए। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वसीम भाई
जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हाँ हैं? वसीम, कहाँ पे है वसीम? हाँ मैम। कॉल किया था मैंने कल या परसों। हाँ आपका कॉल था, वो फोन ठीक नहीं है, फोन खराब है मैम। कोई बात नहीं, ये सेशन तो रिकॉर्ड किया है, तो जी। आप वो ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, मैं शेयर करूंगी, ठीक है? मैम मैंने भेज दिया, आपको व्हाट्सएप कर दिया है। ओके ठीक है, ठीक। मैं भेज दूंगी। हाँ ओके मैम। जी सर आप मेल भेज दिए सवाज भाई कि मेरा जी नहीं जी है क्या? नहीं सबका भेज दिया। ओ ठीक। जी ओके, अच्छी बात है। तो मैं अभी जैसे भी मुझे मेल आएंगे वीडियो का, तो मैं अभी भेज देती हूँ आप लोग। ओके मैम। ठीक। और सब बेहतर मैम? जी जी बढ़िया है। कैंपस में तो ऑलमोस्ट सभी को कोरोना हो गया है। अल्लाह रहम करे। मैम कब तक सबमिट करना होगा डिजर्टेशन? वो उसका तो मेरा पास कोई आइडिया नहीं है। मुसाहिद सर बोले थे 22 या 23 तक आप सबमिट कर दीजिए और 25 के बाद किसी दिन वाइवा का डेट रखा जाएगा। ऐसे कुछ कहा था, आई डोंट नो कि उसमें कुछ तब्दीली होंगे। आप जितने जल्दी से हो जाए तो आप जितने जल्दी कर लेना, ठीक है? जी जी मैम क्लास हुआ है, बहुत बेहतरीन हुआ है। इससे पहले मतलब कि हम लोग का जो टूर प्रेजेंटेशन हो गया था, उसके बाद होता तो और अच्छे तरीके। उसके बाद रखने के लिए तो आप लोगों को मैंने कहा भी था कि एनालिसिस के लिए आप रख लीजिए, लेकिन ये टाइम मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैम ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि सबके पास डाटा भी है और उस टाइम होता तो भूल भी जाते। अभी ज्यादा जरूरत थी मैम। हाँ अभी डेटा है, अभी फ्रेश है आपको तो। उस टाइम कंफ्यूज कर जाते। जी जो भी है आपके पास अभी डाटा है तो अपने एनालिसिस कर लेना, ठीक है? जी मैम। एक बार नहीं 2 बार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मतलब देख लीजिए कि फर्स्ट टाइम जो किया है सेकंड टाइम किया है सेम आया है कि कुछ अलग है, तो थोड़ा बहुत आपको कंफर्मेशन भी मिल जाता। तो 2 बार कर लीजिए अपना एनालिसिस। हाँ जी जी ठीक है। और कुछ डाउट है तो भी आप मुझे मतलब आपके रिजल्ट के साथ आइए। अभी आप ये मत पूछिए कि ये क्या करना है, मुझे कैसे एनालिसिस करना है। अभी आप जो है मैसेज करेंगे तो ये मुझे रिजल्ट मिल गया है तो ये सही है कि नहीं है, कुछ उसमें ये है, उसी तरह आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है? तो मैं देखूंगी आप लोगों के रिजल्ट। जी जी मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सब अपना ख्याल रखिए। जी मैम, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए। दुआ करिए। जी ओके बाय। ओके मैम। ओके।